प्राचीन इतिहास अपने रचाओं, योद्धाओं और युद्धों के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन दुनिया ने आधुनिक समय के हथियार के बिना कई युद्ध देखे। वे दिन थे जब युद्ध खंजर, तलवार, तीर और भालों से लड़े जाते थे। प्राचीन इतिहास में से कई योद्धा हुए हैं जो अपने बल, क्षमताओं और रणनीति के कारण पूरे सेना और इवन साम्राज्य पर भारी थे। उनके मात्र मैदान में होने मात्र से विजय निश्चित हो जाया करती थी। इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के कुछ प्रसिद्ध योद्धाओं के बारे में जानने वाले हैं। याद रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, स्पार्टाकस। स्पार्टाकस एक थ्रेशियन ग्लेडिएटर था। उनका जन्म थ्रेस में हुआ था, एक ऐसा क्षेत्र जहां तुर्की, बुल्गारिया, ग्रीस सहित आधुनिक बाल्कन राज्य स्थित हैं। हालांकि स्पार्टाकस के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। इतिहासकारों का मानना है कि उसने एक बार रोमन सेना की सेवा की होगी। स्पार्टाकस को गुलामी में बेच दिया गया था, शायद सेना से विद्रोह या परित्याग के कारण। उन्होंने 73 ईसा पूर्व में कैपुआ में ग्लेडिएटर ट्रेनिंग स्कूल में भेजा गया, जहां ट्रेनिंग लेते हुए वह लगभग 70 अन्य ग्लेडिएटरों के साथ भाग निकला और वेसुवियत पर्वत पर शरण ली। धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग भाग्यविदास उनके रैंक में शामिल होने लगे। ऐसा अनुमान है कि कुल मिलाकर 90,000 से 1,20,000 पुरुष थे। साथ में उन्होंने रोमन हमलों से लड़ने के लिए गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने हजारों की संख्या में भागे हुए गुलामों को एकत्रित कर एक बड़ी सेना खड़ी की तथा एक दास विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे द थर्ड सर्वले वॉर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि स्पार्टाकस की प्रत्येक जीत के साथ रोमन सेनाओं ने समूह को अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। 71 ईसा पूर्व में जनरल मार्कस लिनियस क्रेसस ने नेपलस से लगभग 56 किलोमीटर यानी 35 मील दक्षिण पूर्व में लुकेनिया में विद्रोही सेना को हराया। माना जाता है कि इस युद्ध में स्पार्टाकस की मृत्यु हो गई थी। युद्ध में लगभग 6,000 लोग बच गए, लेकिन बाद में रोमन सेना द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। स्पार्टाकस ने लंबे समय तक दमनकारी शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य किया। उन्हें एक बहादुर और सक्षम नेता माना जाता है, जिन्होंने उल्लेखनीय सफलता के साथ जबरदस्त बाधाओं का मुकाबला किया। हालांकि वे 71 BC में हुए दास विद्रोह में मारे गए, परंतु आज भी कई विचारकों के लिए एक प्रेरणा है। नंबर 9, ज़ांगडोंग। ज़ांगडोंग कवाओ काउंटी पेई स्टेट से था, जो वर्तमान में बचोउ अनहुई में है। वह राजवंश परिवार से ताल्लुक रखता था तथा पूर्वी हान राजवंश के सरदार काकाओ का सेना प्रमुख था। वह अपने उग्र व्यक्तित्व के लिए कुख्यात था और हर युद्ध बहादुरी और पागलपन के साथ लड़ता था। ज़ांगडोंग को लेकर जो घटना सबसे प्रसिद्ध है वह यह है कि एक बार युद्ध में लड़ते हुए उसके बाईं आंख में एक तीर आ लगा। उसने यह तीर हाथ से पकड़कर अपनी आंख से बाहर खींचा, लेकिन तीर के साथ उसकी बाईं आंख भी बाहर आ गई और वह उस आंख को अपने दुश्मनों के सामने ही निगल गया। तब से ही उसे वन आई जाऊं यानी एक आंख वाला योद्धा के रूप में जाना जाने लगा। आगे चलकर उनके ऊपर कई उपन्यास तथा कहानियां लिखी गई, जिनमें उन्होंने एक आंख वाले योद्धा के रूप में दिखाया जाने लगा। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले काकाओ के उत्तराधिकारी काओपाई के तहत कुछ महीनों तक कार्यरत में रहा। उनकी मृत्यु 13 जून 220 को हो गई थी। नंबर 8, रिचर्ड द लायनहार्ट। रिचर्ड द लायनहार्ट या रिचर्ड फर्स्ट इंग्लैंड के राजा थे। उनके सूरवी तथा तीसरे धर्म युद्ध में दिखाए कौशल ने उन्हें उस समय के सबसे लोकप्रिय राजा तथा अनगिनत लोक कथाओं का एक नायक बना दिया था। वे रिचर्ड किंग हेनरी द्वितीय तथा एक्विटाइन की रानी एलेनोर के तीसरे पुत्र थे। उन्होंने अपनी युवावस्था के अधिकांश समय अपनी मां के साथ बिताए। 16 साल की उम्र तक आते आते रिचर्ड तथा उनके भाइयों ने अपने पिता के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसमें उनके पिता तथा राजा हेनरी की हार हुई। 1189 में वे इंग्लैंड के राजा बने तथा तीसरे धर्म युद्ध में उन्होंने एक मुख्य ईसाई कमांडर की भूमिका निभाई, जिसने फ्रांस के फिलिप के जाने के बाद अभियान का नेतृत्व किया तथा अपने मुस्लिम समकक्ष सलाउद्दीन के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की। हालांकि बाद में उन्होंने इस अभियान को एक शांति संधि का रूप दिया तथा अभियान को बिना पीछे हटे समाप्त कर दिया। उनकी मृत्यु 6 अप्रैल 1199 को कंधे पर लगे चोट के संक्रमण के कारण हुई थी। नंबर 7, हैनिबल बारका। हैनिबल बारका एक महान कार्थेजियन जनरल और राजनेता थे, जिन्होंने रोमन गणराज्य के खिलाफ कार्थेज के मुख्य बलों की कमान संभाली थी। उन्हें अक्सर इतिहास का सबसे महान सैन्य रणनीति में से एक माना जाता है।
इनका जन्म 247 बीसी में हुआ था। इनके पिता हेमेल्कर बारका पहले प्यूनिक युद्ध के एक प्रमुख कार्थेजियन कमांडर थे। 228 बीसी में अपने पिता तथा 221 बीसी में अपने भाई की मृत्यु के बाद लगभग 26 साल की उम्र में उसने कार्थेजियन सेना के जनरल का पद संभाला और दूसरे प्यूनिक वॉर में एक अहम भूमिका निभाई। दूसरे प्यूनिक युद्ध के दौरान हैनिबल ने अल्पस को पार किया तथा लगातार रोमन सेनाओं को हराती रही, परंतु कभी भी शहर को अपने कब्जे में नहीं लिया। 206 बीसी में रोम के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में उनकी हार हुई। हालांकि उसने अपनी मृत्यु तक रोम से अपनी शत्रुता निभाए रखी और उनका विरोध करता रहा। नंबर 6, फारस। फारस एक यूनानी तथा हेलेनिस्टिक काल के राजा थे जिन्हें रोम तथा मैसिडोनिया के खिलाफ सैन्य सफलताओं के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 319 बीसी में एप्रस ग्रीस में हुआ था। 306 बीसी में सिर्फ 13 साल की उम्र में वह एप्रस के राजा बने, लेकिन 4 साल बाद उसने कैसेंड्र द्वारा गद्दी से हटा दिया गया। लेकिन 297 बीसी में उसने प्टोलेमी फर्स्ट सोटर के साथ संधि कर अपनी सत्ता फिर से हासिल की। सबसे पहले फारस ने नेपोटोलमस के साथ शासन किया, लेकिन जल्द ही उसे अपने सहयोगी की हत्या करवा दी। वह प्रारंभिक रोम के सबसे मजबूत विरोधियों में से एक था। फिरिक युद्ध में वह अपने 25,000 सेना के साथ इटली को पार कर रोम के खिलाफ लड़ा और हेरिक्लिया और एस्कुलम में एक बड़ी जीत हासिल की। प्राचीन लेखक तथा इतिहासकार प्लूटार्च के दर्ज किए गए रिकॉर्ड के अनुसार हैनिबल ने सिकंदर महान के बाद दूसरा सबसे महान कमांडर के रूप में स्थान दिया है। 272 बीसी में वह सड़क पर टहलते हुए अचानक हुए हमले से मारा गया। नंबर 5, गायस जूलियस सीजर। गायस जूलियस सीजर का जन्म 12 जुलाई 100 बीसी को एक जूलिया परिवार में हुआ था। वह एक रोमन जनरल और एक राजनेता थे। जूलियस सीजर को रोम का सबसे लोकप्रिय राजा माना जाता है। उनके शासनकाल में रोम का जितना विकास और विस्तार हुआ उतना किसी और के शासनकाल में नहीं हुआ था। उन्होंने रोमन गणराज्य के पतन और रोमन साम्राज्य के उदय की घटनाओं में एक अहम भूमिका निभाई थी। 60 बीसी में उन्होंने क्रैसस तथा पॉम्पी के साथ मिलकर प्ले ट्रायम्विरेट का गठन किया। उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा सैन्य अभियानों में बिताए थे। सीजर एक महान जनरल के साथ साथ एक कुशल लेखक तथा इतिहासकार भी था। सीजर की हत्या 15 मार्च 44 बीसी को राज्य के आंतरिक षड्यंत्र की वजह से हो गई थी। नंबर 4, थेमिस्टोक्लस। थेमिस्टोक्लस एक एथियन राजनेता और जनरल थे। वह एक राजनीति के रूप में थेमिस्टोक्लस एक लोक लुभावना व्यक्ति था जिन्हें निम्न वर्ग के एथियन लोगों का समर्थन प्राप्त था। 493 बीसी में उन्होंने एर्कोन के रूप में चुना गया। 490 बीसी में वे फारसियों के खिलाफ मैराथन की लड़ाई में लड़े, जिनमें वे 10 प्रमुख नेताओं में से एक थे। मैराथन की लड़ाई के वर्षों बाद वे एक प्रमुख राजनेता और जनरल बन गए तथा उन्होंने एक मजबूत एथियन नेवी का नेतृत्व किया, जो कि फारस के साथ आगामी संघर्ष में महत्वपूर्ण साबित हुई। 480 बीसी में उन्होंने अर्थबेजियम की लड़ाई और सलामी की लड़ाई में ग्रीक सहयोगी नौसेना को कमान सौंपी, जिनमें वे विजयी रहे। युद्ध समाप्त होने के बाद थेमिस्टोक्लस ने एथियन राजनेता के बीच अपना पूर्व सम्मान जारी रखा। हालांकि उनके कुछ आदेशों से स्पार्टा की शत्रुता को जन्म दिया तथा उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया। बाद में ग्रीस से भागकर फारस के राजा अर्थेजरस की सेवा में एक गवर्नर के रूप में पूरा जीवन व्यतीत किया। नंबर 3, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। चक्रवर्ती सम्राट अशोक भारत के मौर्य वंश के तीसरे सम्राट तथा सम्राट चंद्रगुप्त के पोते थे, जिनका शासनकाल लगभग 268 बीसी से 232 बीसी तक रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार किया, जो पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक फैला था। उन्होंने वर्तमान तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया। अशोक ने कलिंग राज्य यानी आधुनिक उड़ीसा के खिलाफ एक विनाशकारी युद्ध को छेड़ा था, जिसमें वे विजयी रहे। परंतु कलिंग युद्ध की समूह मौतों के साक्षी बनने के बाद उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया। वे भारत के एक महान सम्राट थे। उन्होंने अशोक स्तंभों, मंदिरों तथा गौतम बुद्ध के जीवन के कई महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित करने वाले स्मारकों की स्थापना की। नंबर 2, लियोनार्डस ऑफ स्पार्टा। लियोनार्डस ऑफ स्पार्टा ये लियोनार्डस फर्स्ट स्पार्टा के यूनानी शहर के राज्य के राजा थे। लगभग 499 बीसी में वह स्पार्टा के शहर के राज्य के राजा बने। 480 बीसी में लियोनार्डस फर्स्ट तथा फारसी राजा जर्जर फर्स्ट के बीच एक युद्ध काफी उल्लेखनीय है, जहां वे फारसी सेना के विरुद्ध थर्मोपोल की लड़ाई में अंतिम सांस तक खड़े रहे। वे तथा उनके 300 स्पार्टन साथी इस युद्ध में मारे गए।
हालांकि इस युद्ध में उन्होंने अपनी सेना को तब भेजा जब उन्हें एहसास था कि उनकी सेना के मुकाबले फारसी सेना काफ़ी बड़ी है। हालांकि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं थे, क्योंकि स्पार्टन्स ने अन्य ग्रीक राज्यों के साथ गठबंधन किया था। ऐसा माना जाता है कि यूनानियों की संख्या 7,000 के करीब थी। 2007 में जैक स्नाइडर द्वारा निर्देशित अमेरिकन फिल्म 300 थर्मोपोल की लड़ाई पर आधारित है। नंबर 1, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान प्राचीन ग्रीक साम्राज्य का एक महान राजा था। उनका जन्म 356 बीसी में मैसेडोन के पेला शहर में हुआ था। 16 साल की उम्र तक सिकंदर को अरस्तु ने पढ़ाया। 20 साल की उम्र तक वो अपने पिता की गद्दे पर बैठा। 335 ईसा पूर्व में मैसेडोन पर शासन करने के तुरंत बाद उन्होंने बाल्कन में अभियान चलाया और थेब्स शहर पर मार्च करने से पहले थेब्स और अलार पर नियंत्रण स्थापित किया, जो ये बाद में युद्ध में नष्ट हो गया था। 334 ईसा पूर्व में उन्होंने फारसी साम्राज्य पर आक्रमण किया और 326 ईसा पूर्व में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और वर्तमान समय के पंजाब के एक प्राचीन भारतीय राजा पोरस पर एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। अपने घरेलू सैनिकों की मांग के कारण वह अंततः ब्यास नदी से वापस आ गया और बाद में 323 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया शहर बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई, जिसे उसने अपने साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई थी। उन्होंने अपने अधिकांश समय पश्चिम एशिया और उत्तरी पूर्व अफ्रीका के सैन्य अभियान में बिताए थे और 30 साल की उम्र तक उसने प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बनाया, जो ग्रीस से लेकर उत्तरी पश्चिमी भारत तक फैला था। वह युद्ध में अपराजित था और व्यापक रूप से आज तक के इतिहास के सबसे सफल सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस तरह के कंटेंट या हिस्टोरिकल रैंडम फैक्ट या हिस्ट्री रिलेटेड कोई भी फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।